तो जो AB है स्ट्रेट लाइन, ये AB x एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रही है थीटा। x एक्सिस के साथ में अगर कोई लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसका tan निकाल लीजिए, वही स्लोप के बराबर होता है, वही स्लोप होता है। ठीक, एक तो तरीका ये है स्लोप निकालने का। दूसरा तरीका स्लोप निकालने का हमने क्या निकाला कि अगर मान लीजिए ये x एक्सिस और इधर y एक्सिस, ठीक है, और फिर से बिल्कुल इसी के जैसी आप लाइन ले लो। हमने यहाँ पर ये लाइन ले ली, इस लाइन पर, इस लाइन को मैंने बोल दिया, इस लाइन को, इधर वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया A और इधर वाले को मैंने बोल दिया B। मान लीजिए ये वाला पॉइंट है मेरा बीच में P और P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और इधर एक पॉइंट है Q और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, x2, y2। ठीक है, तो ये दे रखा है, P दे रखा है x1, y1 और Q दे रखा है x2, y2। तो अगर मुझे लाइन पर कोई भी, लाइन पर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, लाइन पर हो सकते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स। अगर मुझे लाइन पर कोई भी पॉइंट दे रखा है तो मैं उन किसी भी पॉइंट्स की हेल्प से मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। तो अगेन ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये स्लोप हो गया। ठीक, तो स्लोप निकालने के अभी तक मैंने दो मेथड देखे हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने ये देखा था कि अगर मान लीजिए कोई भी दो लाइन्स हो, मान लो ये लाइन है, इन दोनों और इस वाली लाइन का स्लोप है मेरे पास m1 और जो ये दूसरी लाइन है इसका स्लोप है मेरे पास m2। तो इन दोनों लाइंस के बीच में अगर कोई एंगल बन रहा है ना थीटा, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इस तरीके से। फिर हमने एक चीज ये देखी थी कि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, सोचो इसका स्लोप है m1 और इस वाली लाइन का स्लोप है m2। ठीक है, दो लाइंस हैं और दो लाइंस का स्लोप है, एक का स्लोप है m1, एक का स्लोप है m2। तो अगर पैरेलल होती है लाइन तो m1 इज इक्वल टू m2 होता है। दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। ये मैं एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर को करे हुए एक हफ्ता हो गया, तो हमने शुरुआत इसकी करी थी, तो मैं एक बार रिकॉल करा के और फिर मैं इसकी एक्सरसाइज सेकंड में स्टार्ट करवाता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, इसको बोलते हैं पैरेललिज्म। उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है बेटा परपेंडिकुलैरिटी। परपेंडिकुलैरिटी, परपेंडिकुलैरिटी की जो कंडीशन होती है उसमें क्या है कि एक लाइन ऐसे है, इसका स्लोप है m1, एक लाइन ऐसे है, इसका स्लोप है m2। अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होता है। m1 m2 इज इक्वल टू -1, ये -1 के इक्वल होता है। एक तो ये हमने देखा था, और उसके अलावा एक चीज हमने और देखी थी कि अगर मान लीजिए कोई भी दो मतलब तीन पॉइंट्स हैं, अगर कोई भी तीन पॉइंट्स हैं, अगर वो कोलिनियर है तो कोलिनियर होने के लिए क्या जरूरी है, ये मिटा दें, बताइए। यस सर। देखिए कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी ऑफ, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। अगर तीन पॉइंट्स की मुझे कोलिनियरिटी चेक करनी है तो हम उसमें क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ऐसा हो जाएगा कि एक ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, एक पॉइंट है R। ठीक है, अगर मुझे कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी हो, ऐसे ड्रॉ करके कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी हो तो मैं बता दूंगा ना, ये तीनों पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पर पड़ रहे हैं
तीनों पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, दैट मींस ऑल दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। को का मतलब है होता है सेम, लीनियर का मतलब होता है सेम लाइन पर, ठीक है। तो P, Q और R ये तीनों पॉइंट्स, these three points are lying on the same line, that's why they are collinear। अगर डायग्राम है मेरे पास तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे सिंपली तीन पॉइंट्स दे रखे हैं और मैं ये कहूँ कि P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ये तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं, और Q के कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं x2, y2, ठीक है। और R के कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं x3, y3। अगर ये दे रखा है तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को P और Q को यूज करके मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ, और Q और R को यूज करके मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ QR, स्लोप ऑफ QR। हम इस तरीके से निकालेंगे इसको। एक मिनट वेट करिए, मेरा वीडियो जरा पॉज हो गया है, एक मिनट रुकिए। तो स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। ये सीधी सीधी बात है कि स्लोप जो होता है ना, स्लोप एक पैरामीटर होता है एक स्ट्रेट लाइन का, जिससे ये पता चलता है कि लाइन कितनी झुकी हुई है, ये पता चलता है स्लोप से। तो अगर हम ये कहें कि कोई तीन पॉइंट्स है मेरे पास और मैं दो पॉइंट्स को मैंने लिया, उसका स्लोप निकाला, इन दो को लिया, इसका स्लोप निकाला, और अगर दोनों का स्लोप इक्वल आ गया तो हम कहेंगे लाइंस आर कोलिनियर, ठीक है। हम कहेंगे स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ ये क्या हो जाएगा बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही अगर मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ QR, QR का मतलब बाद में R है ना, तो R वाले कोऑर्डिनेट्स में से आपको Q वाले कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट करने हैं। स्लोप ऑफ QR y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, ये हो गया। स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। अगर ये है तो लाइंस आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। इफ स्लोप ऑफ PQ is equal to slope of QR, then the three points are collinear, then the three points are collinear। बताइए जी, ये हमने अभी तक ये करा है, इसमें मैंने आपको कुछ भी नया नहीं बताया है, ठीक। आप ग्रुप पर पुराने वीडियोस देख सकते हो, मैंने मुश्किल से शायद 2 क्लासेस ली थी स्ट्रेट लाइन की, तो उसमें मैंने बस यहाँ तक करवाया था और फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद जो मेजरली हमारा स्ट्रेट लाइन शुरू होता है वो शुरू होता है सेकंड एक्सरसाइज से। तो अब आप लोग जो है, एक ना मैं आपको सारी जो इक्वेशन की फॉर्म है वो सारी इक्वेशन की फॉर्म में एक सीक्वेंस में बताऊंगा। तो एक ना फ्रेश पेज से स्टार्ट करिए, मैं फ्रेश पेज से सारी की सारी फॉर्म्स वो विद ग्राफ्स वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता जाता हूँ और उनको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को याद भी करवा दूं, हाथ के हाथ आपको याद करने में भी दिक्कत ना हो, ठीक। तो एक नया पेज निकाल लीजिए और नए पेज से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, और उसमें होगा हमारा टॉपिक आप डालेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। रुकिए अभी मैं करवा रहा हूँ स्टार्ट। और इसमें मुझे मेजरली जो जरूरत पड़ेगी, मुझे आगे जो इस चैप्टर में मेजरली जरूरत पड़ेगी वो मुझे इस कोलिनियरिटी वाला फंडा, ठीक है। और इसकी कोलिनियरिटी वाले फंडे की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन थीटा दो लाइंस के बीच में जो एंगल निकालते हैं उसकी भी जरूरत पड़ती है, स्लोप्स की तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब मैं ये मिटा रहा हूँ और नया हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला टॉपिक, तो वो आप फ्रेश पेज पर स्टार्ट करिए और ऊपर से लिखना शुरू करना, कोशिश करना कि एक पेज में या आगे और पीछे 2 पेजेस में आ जाए। नोट करिए वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेरियस फॉर्म्स
of the equation of a line, various forms of the equation of a line. अब ध्यान देना, हमने अभी तक हम अगर किसी लाइन की इक्वेशन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं ना, तो वो हम ये जानते हैं कि 10th क्लास में जो हमने पढ़ा था, तो उसमें हमारे पास ये था कि देयर वर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब लीनियर इक्वेशन तो न जाने कितनी सारी होती है, लेकिन अगर मैं किसी इक्वेशन को यूज करके और उसके कोऑर्डिनेट्स को मैं प्लॉट करने की कोशिश करूं एक्स और वाई एक्सिस पर, और उन कोऑर्डिनेट्स को मैं ज्वाइन करता चला जाऊं और एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो मैं उसको बोलूंगा लीनियर इक्वेशन। समझ रहे हो? उसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी भी इक्वेशन को मैं यूज करूंगा और यूज करके मैं उसके पॉइंट्स को ज्वाइन करता चला जाऊं और एक कर्वीलिनियर पाथ बन जाए विच इज नोन एज पैराबोला, जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जो कॉनिक सेक्शंस वाला चैप्टर है। तो दैट इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा पैराबोला बनता है, ठीक है। और जो लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन हम जो अभी तक जानते हैं वो क्या है, वो ये होती है ax plus by plus c is equal to 0, ax plus by plus c is equal to 0, याद होगा, है ना? ax plus by plus c is equal to 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसी से मैं क्या निकाल लेता था, इसी से हम निकालते थे कि लाइन विल हैव नो सॉल्यूशन, है ना, दिस इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में हम ये बोलते थे कि लाइंस आर ओवरलैपिंग और लाइंस आर कोलिनियर, हम ये बोल देते थे। और एक ये था कि इट विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट सिंगल पॉइंट। और एक ये होता था कि लाइंस द this is indeterminate solution and we are not getting any solution, it will have no solution। no solution में हम बोलते थे कि लाइंस आर पैरेलल। जब लाइन कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो हम कहेंगे जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो ये तीन चीजें हम देखते थे। अब वो चीजें आपको थोड़ी थोड़ी और समझ में आनी शुरू होंगी। हमने कहा कि एक ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है लाइन की, ये होती है, ये हम यहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा और अलग अलग फॉर्म्स होती हैं लाइंस की। वो क्या है? पहली फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म होती है स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देखिए जरा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये होगा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, और लाइन मैंने बना दी ये, लाइन मैंने बना दी ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट का मतलब कि मेरे पास दो चीजें गिवन होंगी सिर्फ, क्या? एक तो स्लोप और एक इंटरसेप्ट। अब हम में से कोई भी बच्चा ये नहीं जानता है कि इंटरसेप्ट क्या होता है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पर ओरिजिन से और यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको आप लिखिएगा स्मॉल सी, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा एरो बनाकर यहाँ लिखिएगा स्लोप इज इक्वल टू स्मॉल m, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है लाइन की? y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m is slope of the line, m is slope of the line, and c is y intercept of the line। अभी मैं आपको बताता हूँ इंटरसेप्ट क्या चीज होती है। ये इंटरसेप्ट ऐसा होता है कि कोई भी लाइन हो, कोई भी सर्कल हो, कोई भी पैराबोला हो, दुनिया की किसी भी तरीके की कोई भी फिगर हो, वो मान लो मैंने ये कहा कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है,
ठीक, और एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन है। इस इस स्ट्रेट लाइन ने वाई एक्सिस को कहां पर कट करा, इस पॉइंट पर, वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर कट करा। तो जिस पॉइंट पर ये लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, उस पॉइंट से ओरिजिन तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज नोन एज वाई इंटरसेप्ट। समझ गए? कोई भी स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन ने वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करा, इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट से ओरिजिन तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज नोन एज वाई इंटरसेप्ट। सिमिलरली अगर ये लाइन एक्स एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। इस पॉइंट से ओरिजिन तक का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट, बताइए जी, क्लियर है दोनों चीजें कि ये वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट क्या होते हैं? Yes, sir. समझ गए आदित्य, यस सर। हर्षित, हर्षित क्लियर है? यस सर, मुझे क्लियर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये तो था हमारे पास पॉइंट स्लोप, सॉरी, ये तो था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, फिर अगला देखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये मैं बिठा रहा हूँ, ये कहीं पर रफ में नोट कर लेना, ताकि आपको ये पता चल जाए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। पहली फॉर्म ये, मतलब अगर मुझे ये वाई इंटरसेप्ट दे रखा हो किसी भी स्ट्रेट लाइन का, वाई इंटरसेप्ट दे रखा हो, और मुझे उसका स्लोप दे रखा हो, और कोई आपसे बोले कि आप इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए, क्या होगी इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इट विल बी y is equal to mx plus c। ठीक है, कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी उसमें x और y तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो x और y तो आप एज इट इज लिखेंगे, x एज इट इज, y एज इट इज। अगर आपको m पता है और c पता है, तो बस पूरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, आप ये देखिएगा, ये ax plus by plus c ये था। जैसे मान लीजिए हम ये बोलते थे 2x plus 3y is equal to 7, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लेकर आता था 2x plus 3y minus 7 is equal to 0। तो इस पूरी इक्वेशन में भी आप ये देखिए, x तो होता ही था, y तो होता ही था, तो x और y तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा जो टर्म्स हैं, अगर आपको वो पता है तो बहुत बहुत बढ़िया, फिर आप इक्वेशन पूरी बना सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर अगर ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू, जिसको हम c बोल देते हैं, और स्लोप की वैल्यू मुझे पता है, तो y और x की वैल्यू का कोई मतलब नहीं, हमें तो इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन में भी y is equal to mx plus c। उसके बाद दूसरी इक्वेशन देखते हैं, दूसरी फॉर्म, ये तो हो गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म, ये कहलाती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें क्या करेंगे, इफ अ पॉइंट से p x1, y1 and the slope m of a line are given, then एक पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है लाइन का। कैसे? ऐसे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। लाइन हर एक में मैं इसी तरीके की बनाऊंगा, जो x एक्सिस को भी टच करे और y एक्सिस को भी टच करे। और भी अलग अलग तरीके की लाइंस हो सकती हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जनरल फॉर्म्स बता रहा हूँ इनकी। तो ये ऐसा हो गया, इसने इसको ऐसे टच करा, भी मेरे को इस वाले में क्या दे रखा था, स्लोप दे रखा था और y इंटरसेप्ट दे रखा था। यहाँ पर इस लाइन पर लाई करने वाला कोई एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और इस लाइन का मुझे स्लोप गिवन है। स्लोप क्या है, m, ये गिवन है, ये ओरिजिन, बाकी कुछ नहीं दे रखा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन बनेगी y minus y1 is equal to m into x minus x1।
इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। तीसरा नोट करें, तीसरा होता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? इफ 2 points say P x1 comma y1 and Q x2 comma y2, 2 comma y2, line on a line, line on a line are given, then अब मेरे पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं मेरे को, और मेरे को कोई स्लोप वगैरह या वाई इंटरसेप्ट वगैरह नहीं दे रखा है। देन अब देखिएगा इसका मैं फिगर तो इसी तरीके से बनाऊंगा, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये ओरिजिन है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सेम बना दी मैंने। अब इस स्ट्रेट लाइन पर मुझे 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, x1 y1 और x2 y2। ये है हमारे पास 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि जब 2 पॉइंट फॉर्म है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी? ये हो जाएगी y माइनस y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। ये बन गई, ठीक है। ये 2 पॉइंट फॉर्म है, और आप ये देखो कि 2 पॉइंट फॉर्म में और पॉइंट स्लोप फॉर्म में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो y माइनस y1 इधर भी है, y माइनस y1 इधर भी है, x माइनस x1 इधर भी है, x माइनस x1 इधर भी है। उसके अलावा यहाँ पर m है, m क्या होता है? स्लोप। और जब मुझे 2 पॉइंट दे रखे होते हैं तो स्लोप कैसे निकलता है? ऐसे ही तो निकलता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बताइए, समझ गए? Yes, sir. अनुभव क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। अश्विनी, दृष्टि, यस सर क्लियर है। ठीक है जी। अब देखिएगा फोर्थ फॉर्म, ये तो 3 पॉइंट हो गए, 3 फॉर्म्स हो गई। चौथी फॉर्म, चौथी फॉर्म है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म। सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट नहीं, सिर्फ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? यहां पर इफ एक्स इंटरसेप्ट एंड y intercept of a line are given, if x intercept and y intercept of a line are given, then हम जानते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जहां पर x एक्सिस को काटती है, जिस पॉइंट पर वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, टच करती है, वहां से ओरिजिन तक का डिस्टेंस कहलाता है x इंटरसेप्ट। कोई भी लाइन y एक्सिस को जहां पर काटेगी, वहां से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस कहलाता है y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम जानते हैं। अब मैंने क्या करा है, एक स्ट्रेट लाइन बना ली ऐसे, और ये पॉइंट है O, इसने x एक्सिस को यहां पर काटा, तो यहां से लेकर यहां तक हो गया x इंटरसेप्ट, इसको मैंने बोल दिया स्मॉल a, स्मॉल a। इसी तरीके से इस लाइन ने y एक्सिस को यहां पर काटा, तो यहां से लेकर और ओरिजिन तक का डिस्टेंस हो गया स्मॉल b, स्मॉल b। परपेंडिकुलर होता ही है, ठीक है। तो ऐसे में जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, ये मैं मिटा रहा हूं इधर से,
ऐसे भी इक्वेशन बनेगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b is equal to 1. X upon a plus y upon b is equal to 1. This is known as intercept form of a line. Intercept form of a line. ये हो गया। उसके बाद हमने कहा कि हम नेक्स्ट देखते हैं, ये फोर्थ हो गई। फिफ्थ फॉर्म देखिएगा। फिफ्थ फॉर्म है नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म देखिएगा। इसमें क्या है, एक्स एक्सिस बनाओ और वाई एक्सिस बनाओ। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। ये एक स्ट्रेट लाइन बना ली हमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और यहाँ अब आप क्या करिएगा कि अब मुझे यहाँ पर जो ये ओरिजिन है ना, इस ओरिजिन से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। और ये जो परपेंडिकुलर है, इसकी जो लेंथ है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ए बोल दिया और इस परपेंडिकुलर की लेंथ को बोल दिया स्मॉल पी। और ये जो परपेंडिकुलर है, ये यहाँ एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है अल्फा। एक्स एक्सिस के साथ में हमने बोला कि ये एंगल बनाता है अल्फा। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ देखें, लिख रहा हूं मैं, इफ स्मॉल p इज द लेंथ ऑफ perpendicular from origin to the given line। जो भी लाइन उन्होंने दे रखी है, जिसकी मुझे इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाएगा हर क्वेश्चन में। तो if p is the length of the perpendicular from the origin to the given line and alpha is the angle which this perpendicular makes या subtends makes with x axis। और याद रखिएगा, डायरेक्शन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। एंगल की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला एंगल बना रहा है अल्फा। नहीं तो एक्स एक्सिस के साथ में मैं ये भी कह सकता हूँ, एक्स एक्सिस के साथ में ये भी कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ में ये वाला एंगल भी बना रहा है, हालांकि ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। एक दूसरा एंगल क्या हो सकता है, हम ये कहेंगे कि हमें एंगल यहाँ से यहाँ मेजर करना है। आपको एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके परपेंडिकुलर तक पहुंचना है। परपेंडिकुलर आपका किसी और डायरेक्शन में भी हो सकता है, कैसे, वो अभी बताता हूं मैं। फिलहाल आप ये नोट कर लो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये याद रखना कि एंगल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही यूज करनी है। क्योंकि क्वेश्चंस कई बार कंफ्यूजिंग आ जाएंगे, जिसमें आप गलत एंगल ले लोगे। वो गलत लेते ही माइनस और प्लस की गड़बड़ हो जाएगी। किसी जगह tan का cot हो जाएगा, किसी जगह sin का cos हो जाएगा। तो उसका ध्यान रखना। ये अल्फा ये वाला एंगल है, तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या बनती है, मैं इधर कर रहा हूँ, इसको मिटा दें। इस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, ये अलग अलग तरीके की इक्वेशंस हो गई। फिर हम पहले इन पर क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद इन अलग अलग तरीके की इक्वेशंस को, जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की, जो हमने पढ़ी थी 10th क्लास में,
ax plus by plus c is equal to 0, उसके साथ किस तरह से कोरिलेट किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे उससे अगली एक्सरसाइज में। पहले ये देखते हैं, ये हमारे पास इतना हो गया। अब मैं जो एंटी क्लॉकवाइज बता रहा था आपको एंगल, उस चीज को एक बार ध्यान से समझ लीजिए। हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है वो किसी भी तरीके की हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं हर एक में ये स्ट्रेट लाइन लेकर चल रहा हूँ जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ ऐसे बढ़ी हुई है, ये भी देखिए ऐसे, ये भी ऐसे, तो मैं हर एक में इस तरीके की स्ट्रेट लाइन लेकर चल रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन आड़ी टेढ़ी कैसी भी हो सकती है। देखो हमने ये कहा, अब यहाँ तक तो फॉर्म्स हो गई कंप्लीट, टोटल 5 फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म्स कंप्लीट हो गई। इसके अलावा एक छठी फॉर्म भी है, वो आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, मैं अभी बता देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ बस। पहले ये चीज समझते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में अंतर क्या है। तो ऐसा होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास वाई एक्सेस हो गई, वाई और वाई डैश, और इधर हमारे पास एक्स एक्सेस हो गई, इधर एक्स और एक्स डैश, ये हो गया वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, ये हमारे पास आ गया। अब मान लीजिए जो मैं लाइन बता रहा हूँ आपको, वो लाइन ऐसे है, वो लाइन यहाँ बन रही है, ठीक है। हमने तो हर एक केस में ऐसे 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 यही लेकर चले। अब मान लीजिए लाइन ऐसे बन रही है, तो ओरिजिन से इस पर जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, वो परपेंडिकुलर यहाँ बनेगा, तो ये मेरा पी हो गया परपेंडिकुलर की लाइन, ठीक। तो याद रखिएगा, जब मैं एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करूंगा, तो कोई भी गलती से भी ये वाला एंगल मेजर ना करें। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आप मेजर करेंगे एक्स एक्सिस से, है ना, तो एक्स एक्सिस से जब आप इस परपेंडिकुलर तक पहुंचोगे, तो दिस इज काउंटेड, दिस इज ट्रीटेड लाइक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, बिकॉज आपको स्टार्ट एक्स एक्सिस से करना है, ठीक। तो जब एक्स एक्सिस से स्टार्ट करोगे तो क्लॉकवाइज अगर जाना है तो क्लॉकवाइज तो ऐसे जाएगा नीचे, जो कि गलत है। मुझे जाना है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि मैं ऐसे 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 जाकर ऐसे बनाऊंगा, मतलब मेरा एंगल ये बनना चाहिए, ये बनना ये। तो दिस एंटायर एंगल इज नोन एज अल्फा, समझ गए। Yes, sir. जो एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल है वो एंगल लेना है, दैट एंगल विल बी ट्रीटेड एज अल्फा, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। इसके बाद एक ऐसी चीज जो आप लोग जानते हैं, लेकिन अगर रिकॉल ना करें तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसमें, वो देख लीजिए, ये मैं इसके बाद बता रहा हूँ, देखिएगा। अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि एक स्ट्रेट लाइन है x इज इक्वल टू 3, वो आप ड्रॉ करिए, या अगर आपसे ये बोला जाए कि राइट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which is parallel to y-axis and at a distance of 3 units, and at a distance of 3 units from it, and at a distance of 3 units from it. Write the equation of a straight line which is parallel to y-axis and at a distance of 3 units from it. तो पहले तो आप इस इक्वेशन को प्लॉट कर लो, मतलब ये जो इसकी ग्राफ बनेगा वो बनाइए पहले तो। देखो ऐसे बन जाएगा, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर एक्स डैश। Write the equation of a straight line which is parallel to y-axis and at a distance of 3 units from it, है ना। तो मैंने कहा ऐसी इक्वेशन बनानी है जो y-axis के पैरेलल है, जो y-axis के पैरेलल है, तो y-axis के पैरेलल ऐसी हुई, ये 1, ये 2 और ये 3। तो आप x-axis में 3 स्टेप चलोगे और y-axis के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बना लोगे। y-axis के पैरेलल आपने एक स्ट्रेट लाइन बना ली, तो जो भी स्ट्रेट लाइन y-axis के पैरेलल बनेगी उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, उसकी इक्वेशन हो जाएगी बेटा x इज इक्वल टू 3, बस यही इसकी इक्वेशन है, समझ गए। इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 3, क्यों, क्योंकि ये y-axis के पैरेलल है, y-axis के पैरेलल है एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम इट। तो इसमें x की वैल्यू तो फिक्स है 3, लेकिन y की वैल्यू फिक्स नहीं है, इट इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग, पैरेलल है ना। तो पैरेलल कितनी भी लंबी हो सकती है, ऊपर भी और नीचे भी,
तो इसीलिए हमने कहा कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 3। सिमिलरली अगर मुझे बोल दिया जाए कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है which is at a distance of 7 units from x axis and parallel to x axis, जो x axis के पैरेलल है और x axis से 7 यूनिट्स की दूरी पर है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बताएंगे? जो x एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस से 7 यूनिट्स की दूरी पर है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बताएंगे? So y equals to 7. Y is equals to 7. y इज इक्वल टू 7। ठीक, तो ये चीज तो पता होगी ना आप लोगों ने, आई थिंक 9th क्लास में करा होगा, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, 9th क्लास में किया होगा आपने। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 10.1 के बाद। आप आइए एनसीईआरटी में पेज नंबर 213 पर, पेज नंबर 213 इस पर आइए आप। पेज नंबर 213 पर नीचे दे रखा है हमको एग्जांपल नंबर 6। तो मुझे एग्जांपल नंबर 6 से स्टार्टिंग करनी है। मैं ये सब मिटा रहा हूँ, ये नोट तो कर लिया था ना सबने? Yes, sir. एकांश कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, आरत जाएंगी? चलो तो है ही है, ठीक है। कनिष्का क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 6 है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस मतलब मुझे ऐसी लाइंस बनानी है जो एक्सिस के, एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस के भी पैरेलल है, एंड पासिंग थ्रू -2, 3, पासिंग थ्रू -2, 3। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस। ठीक है, तो लाइंस बनेगी, ऑब्वियस सी बात है लाइंस बनेगी क्योंकि एक्स एक्सिस के भी पैरेलल हो और वाई एक्सिस के भी पैरेलल हो। ऐसी सिंगल लाइन तो नहीं हो सकती, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकती, और जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अलग अलग लाइंस बनेंगी और वही इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस। लाइंस मतलब दो अलग अलग लाइंस बनेंगी। तो देखिएगा पेज नंबर 213 पर है एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6। ठीक, और यहाँ पर आप बनाइए वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, यहाँ बनाइए एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, ये आपने बना लिया। तो इसमें फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 3। तो पहले -2, 3 प्लॉट करो, कहाँ पर है? ये 0 है, -1, -2, ठीक है। ऐसे ही 3 कहाँ पर होगा? 1, 2 और 3। -2 और 3 ये यहाँ पर लाई करेगा पॉइंट, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, इसको हम ऐसे बोल देंगे कि अब एक लाइन बनानी है जो -2, 3 यानी कि इस पॉइंट से पास होती है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये तो ये होगी एक लाइन। एक दूसरी लाइन बनानी है जो इस पॉइंट यानी कि -2, 3 से पास होती है, इस पॉइंट को बोलो -2, 3, और जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये हो गई, ठीक है। तो अब आप साफ साफ समझ गए होंगे, ये वाली लाइन जो है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये कहां तक है? वाई एक्सिस में डिस्टेंस देखिए 1, 2, 3। तो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 3, और जो y एक्सिस के पैरेलल है उसमें देखिए x का कितना डिस्टेंस है? -2। तो ये लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे therefore equations of the lines, equations of the lines parallel to
पैरेलल टू द एक्सिस। एक्सिस का मतलब x और y दोनों के पैरेलल है। एक x के पैरेलल है, एक x के पैरेलल है और एक y के पैरेलल है। पासिंग थ्रू -2, 3 are x is equal to -2 and y is equal to 3। सही है जी, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, प्रियांशी समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ? Yes, sir. ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 7। नेक्स्ट पेज पर एग्जांपल 7। एग्जांपल 7 में देखिएगा, ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2, 3 विद स्लोप -4। मुझे एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो -2, 3 से पास होता है और उसका स्लोप है -4। तो क्या दे रखा है यहाँ पर? यहाँ पर मुझे पॉइंट दे रखा है -2, 3, ये तो पॉइंट हो गया। और मुझे स्लोप दे रखा है, स्लोप यानी कि m दे रखा है, इसकी वैल्यू है -4। पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। एग्जांपल नंबर 7 में मैं कहूंगा we know that point slope form of a line is क्या होता है? y minus y1 is equal to m into x minus x1। given point क्या दे रखा है मुझे? x1, y1। ये पॉइंट क्या गिवन है? -2, 3। इसका मतलब x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 3। ये हो गया। दूसरा स्लोप। स्लोप को हम क्या बोलते हैं? स्लोप को हम बोलते हैं m। स्लोप दे रखा -4, m की वैल्यू -4 हो गई। therefore y minus y1 is equal to m into x minus x1 और y minus 3 is equal to -4 into x minus -2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, y minus 3 is equal to -4x और ये +2, ये हो गया -8। अब क्या करें? हम ज्यादातर क्वेश्चंस में हम एक प्रैक्टिस बनाकर चलेंगे कि जो भी मेरे पास इक्वेशन आएगी ना, मैं उसको ax plus by plus c is equal to 0, जो कि जनरल फॉर्म होती है, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है लाइन की, जो हम 10th क्लास में पढ़कर आए हैं। तो हम हर एक क्वेश्चन में उसी फॉर्मेट में आंसर निकालकर और रखेंगे, ठीक है? क्योंकि ये तो अलग अलग ये तो फील्ड्स हो गए, लाइन के अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गया, अलग अलग जो हमने 5 तरीके की फॉर्म्स देखी। लेकिन इन सबका जो पेरेंट है, इन सबका जो मेन जो हमारी जनरल इक्वेशन है वो वही होती है ax plus by plus c is equal to 0। और उस इक्वेशन से ये सारी फॉर्म्स डिराइव हो सकती हैं जो हम इसके बाद वाली एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो आप x वाली टर्म इधर ले आओ, -4x इधर आ गया, +4x, ये हो गया प्लस का 1y और ये हो गया -3 + 8 is equal to 0। तो 4x plus 1y plus 5 is equal to 0। ये करने के बाद आप यहाँ नीचे लिख देंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन चाहिए थी स्ट्रेट लाइन की, वो इक्वेशन। तो इस चैप्टर में आपको कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, इस चैप्टर में आपको इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ही आपका आंसर होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये मेरा हो गया एग्जांपल नंबर 7। फिर नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 8। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1, -1 एंड 3, 5। दो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर। एग्जांपल नंबर 8, गिवन 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट है P, P क्या दे रखा है मुझे? कितना? 1, -1, 1, -1
और क्यू दे रखा है मुझे कितना 3,5 क्यू दे रखा है 3,5 ये हमको दे रखा है ठीक। अब जरा देखिएगा तो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ना मुझे तो हम ये कहेंगे 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है y माइनस y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 upon x2 minus x1 into x minus x1 ये हो गया। अब यहाँ देखिएगा ये 1 minus 1 है इसका मतलब क्या है x1 y1 ये 3,5 है इसका मतलब क्या है x2 y2 तो y minus y1 क्या है ये -1 फिर ब्रैकेट में y2 minus y1 मतलब 5 minus -1 अपॉन x2 minus x1 मतलब 3 minus 1 ब्रैकेट में x minus x1 यानी कि x minus x1 कितना दिया मैंने 1। कोई भी बच्चा ये सोचकर कंफ्यूज ना हो कि मुझे p और q x1 y1 और x2 y2 क्या लेने हैं आपकी मर्जी। आप इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो या इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लो रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रिजल्ट में ठीक है। तो जरा देखिएगा ये मेरे पास आ गया y plus 1 is equal to 5 minus -1 यानी कि 5 plus 1 कितना हो गया 6 6 upon 2 2 3 जा 6 x minus 1 मेरा टारगेट क्या होता है कि ax plus by plus c is equal to 0 कोई भी क्वेश्चन होगा मैं इसी फॉर्मेट में आंसर निकालूंगा। तो y plus 1 is equal to 3x minus 3 अब इसको इधर ले आओ minus 3x plus 1y plus 1 plus 3 is equal to 0 minus 3x plus 1y plus 4 is equal to 0 required equation ये आ गया। अगर ये x के साथ में माइनस वाला टर्म लिखा हुआ बुरा लग रहा है तो चाहे तो माइनस कॉमन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है। क्लियर है Yes. क्लियर है यस ठीक है। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 8 हो गया। एग्जांपल नंबर 9 देखिएगा एग्जांपल नंबर 9 में है बिल्कुल नीचे दे रखा है पेज नंबर 215 राइट द इक्वेशंस ऑफ द लाइन for which tan theta is equal to 1 upon 2 where theta is the inclination of line and first है y intercept is -3/2 second है x intercept is 4 ये दे रखा है y intercept is -3/2 और दूसरा दे रखा है x intercept is 4 है ना। तो किस तरीके से करेंगे इसको जरा देखिएगा अगर मुझे दे रखा है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन for which tan theta is equal to 1/2 तो tan theta क्या होता है tan थीटा होता है हमारा स्लोप तो इन्होंने आपको स्लोप ना बोलकर इन्होंने tan थीटा बोल दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ तो याद रखना tan थीटा मतलब स्लोप दे रखा है ठीक है। उसके बाद देखते हैं और इसके बाद है एग्जांपल नंबर 8 के बाद में एग्जांपल नंबर 9 तो एग्जांपल नंबर 9 में मैं देख रहा हूं गिवन tan theta is equal to 1/2 that is slope m is equal to कितना दे दिया 1/2 एक तो ये हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा कि फर्स्ट इन्होंने दिया है कि y इंटरसेप्ट इज -3/2 चलो तो फर्स्ट है y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -3/2 यानी कि c जब मेरे पास स्लोप है और y इंटरसेप्ट है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लगाते हैं। जब मेरे पास स्लोप है और y इंटरसेप्ट है तो हम क्या लगाएंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ठीक जो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी। तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट को मैं यहाँ पर c लूंगा ये हो गया c इज इक्वल टू -3/2 ठीक।
तो हम लिखेंगे एज पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, as per slope intercept form, y is equal to mx plus c। तो देखिएगा y तो एज इट इज और m कितना है 1/2 इंटू x प्लस c कितना है -3/2। तो ये हो जाएगा y is equal to x/2 माइनस 3/2। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये हो गया y is equal to x minus 3/2। अब इस 2 को इधर ले आओ तो 2y is equal to x minus 3। और अगर जनरल फॉर्म में आपको इसको लिखना है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस x को बोल दो 1x माइनस 2y माइनस 3 is equal to 0। आप समझ गए होंगे मैंने क्या करा है, इस 2y को मैं इधर ले आया, 1x माइनस 2y माइनस 3 is equal to 0। क्या समझ में आया कि नहीं बताइए? Yes, sir. सभी को क्लियर है दृष्टि? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके 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 ओके। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, हम जो सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट में जरा सा हमको टेंशन हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसमें x इंटरसेप्ट दे रखा है। x इंटरसेप्ट हो और y इंटरसेप्ट हो, अगर दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हो तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन बन जाती है, जिसको मैं x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 बोलता हूँ। लेकिन दो अलग अलग पार्ट्स हैं, इसका मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें y इंटरसेप्ट दे रखा था, इसको तो आप अलग छोड़ दो, ये तो हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट में मेरे पास एक तो x इंटरसेप्ट दे रखा है और एक स्लोप दे रखा है, इसकी तो कोई इक्वेशन मुझे पता नहीं पता तो कुछ बनाते हैं। देखो सेकंड पार्ट में मुझे दे रखा है x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, x इंटरसेप्ट कितना दे रखा है मुझे सेकंड पार्ट में, हाँ 4 दे रखा है, ठीक है। दूसरा स्लोप जो है वो स्लोप कॉमनली दे रखा है पूरे क्वेश्चन में। सबसे पहले पार्ट्स बताने से पहले उन्होंने सबसे पहले स्लोप दे रखा है, तो स्लोप 1/2 इज फॉर फर्स्ट पार्ट आल्सो एंड इट इज फॉर सेकंड पार्ट आल्सो, दोनों पार्ट्स के लिए। तो m की वैल्यू होगी 1/2। तो जब x इंटरसेप्ट स्लोप और x इंटरसेप्ट वाली तो कोई फॉर्म नहीं है मेरे पास, स्लोप और y इंटरसेप्ट वाली फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो मैंने यूज कर दिया फर्स्ट पार्ट में। तो जब x इंटरसेप्ट हो और स्लोप हो तो आप क्या करो, ग्राफ बनाओ उसका। आप ऐसे करेंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, इस तरह से ज्वाइन कर दिया, इसको लाइन बना ली। अब यहाँ पर हमें x इंटरसेप्ट दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला ये x इंटरसेप्ट है। तो ये कितना दे रखा है, ये 4 दे रखा है। तो आप एक बार बताओ ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, हमारा यहाँ से ओरिजिन से लेकर और x तक का डिस्टेंस हो गया 4, और मैं x एक्सिस पर जब पॉइंट निकालता हूँ तो वहां y की वैल्यू 0 होती है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4,0। ये समझ में आता है कि नहीं ये बताओ? ये जो x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को जहां पर काटेगी वहां से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट मुझे दे रखा है 4, ये लेंथ 4 है, हाइट तो कुछ है ही नहीं क्योंकि y एक्सिस पर ही तो है, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4,0, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0। अरे हाँ या ना बोल दो, समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पॉइंट 4,0 हो गया। और इसके अलावा इस लाइन का स्लोप मुझे दे रखा है 1/2, इस लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू, ये मुझे दे रखा है 1/2, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास बेटा स्लोप हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया पॉइंट। तो क्या बन गया पॉइंट स्लोप फॉर्म, मैं लिखूंगा एज पर पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1 is equal to m into x minus x1। y minus y1 क्या है 0, m क्या है 1/2, x minus x1 क्या है 4। ये जो पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट्स को ही हम x1, y1 बोलते हैं। तो x1 हो गया 4 एंड y1 हो गया 0। तो ये बन गया हमारे पास y is equal to 1/2
x अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2, तो कॉमनली एलसीएम क्या आ गया 2, x माइनस 4 अपॉन 2, और 2 इधर आ गया, तो 2y इज इक्वल टू x माइनस 4। तो यहाँ से आप इस 2y को इधर ले जाओ, तो 1x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन बताइए जी, क्लियर है? दिखाई दे रहा है सभी को इधर का? 1x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है कनिष्का, चलिए जी, उसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 10, पेज नंबर 216 पर एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल 10, एग्जांपल 10 में क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट्स -3 and 2 ऑन द x and y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, एक इक्वेशन बतानी है मुझे लाइन की जो which makes intercepts -3 and 2 on the x and y axes respectively। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, जो पहले वैल्यू दे रखी है वो x इंटरसेप्ट है, जो बाद में वैल्यू दे रखी है वो y इंटरसेप्ट है। तो क्या दे रखा है, -3 और 2। ठीक, तो हम ये कहेंगे एज पर इंटरसेप्ट, एज पर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो a होता है x इंटरसेप्ट, a कितना दे रखा है -3, b होता है y इंटरसेप्ट, b कितना दे रखा है 2, a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू x अपॉन -3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 6, और ये हो गया -2x। भाई x अपॉन -3 है तो आप माइनस हटाकर ऊपर भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास -2x प्लस 2 3 6, 3 इंटू वाई कितना हो गया 3y इज इक्वल टू 1। अब इस 6 को इधर ले जाओ, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। आप इसको कह सकते हो -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। समझ गए? ऐश्वर्या? Yes, sir. ठीक है, एग्जांपल नंबर 10 हो गया। एग्जांपल नंबर 10 के बाद में एग्जांपल नंबर 10 के बाद में एग्जांपल नंबर 11 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose perpendicular distance from the origin is 4 units and the angle which the normal makes with positive direction of x-axis is 15 degree। ठीक है, कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ये ऐसे दे रखा है कि इधर y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है, और ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी मुझे इक्वेशन बतानी है। और यहाँ ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर पड़ा है यहाँ पर कि ये जो एंगल बना रहा है ये है 15 डिग्री, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 15 डिग्री, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p ये कितना है मेरे पास 4। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये होता है अल्फा मतलब 15 डिग्री। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे cos अल्फा की भी जरूरत पड़ेगी और मुझे sin अल्फा की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम कैसे करेंगे, cos अल्फा मतलब
cos 15 डिग्री, है ना। तो ये किस तरीके से हम निकालेंगे, हमने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला देखा है बेटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, आधा करने का फॉर्मूला है ये। मतलब यहाँ देखो, यहाँ cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर थीटा चाहिए तो 2 थीटा का आधा ये थीटा हो गया। अब मान लो इस 2 थीटा को मैं 30 डिग्री मान लूं, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो मैं ये कहूंगा कि इट इंप्लाइज दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये है ना। तो हम क्या कहेंगे यहां से, इफ थीटा इज इक्वल टू, या अल्फा को यहाँ पर तो क्या, अल्फा इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 2। तो cos स्क्वायर अल्फा कितना बोलो, 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 इंटू 15 डिग्री अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री होता है बेटा √3/2, √3/2 अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन 4, ये हो गया ठीक। ये आया cos स्क्वायर 15 डिग्री। तो cos 15 डिग्री कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, √2 प्लस √3 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2। ये बताइए समझ में आता है कि नहीं। Yes, sir. ये इतना हो गया हमारे पास, कब इतना cos 15 डिग्री की वैल्यू आई। अब इन्होंने जो आगे निकाला है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसी वैल्यू को रैशनलाइज करा है। डिनोमिनेटर में √2 आया है, √2 से ऊपर नीचे इन्होंने मल्टीप्लाई करके निकाला है इस चीज को, ठीक। हमारा जो आया है ये 2 प्लस √3 अपॉन 2, ठीक, ये भी पूरी तरह से ठीक है। तो जैसे हमने cos 15 निकाला ऐसे ही sin 15 भी निकाल लेंगे। बताता हूँ फॉर्मूला, फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। इतनी हिंट दे रहा हूँ, ये करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 10.2 के शुरुआत के 7 क्वेश्चन ये करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 शुरुआत के 7 क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक है, कर लेंगे, बताओ। Yes. अरे हर्ष के अलावा किसी की आवाज ही नहीं आ रही है भाई, Yes, होमवर्क sir. करके भेजिएगा। Yes, sir. ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 7, ये है होमवर्क। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके।